मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर काम की। 2020 को इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ही 2020 में अस्त व्यस्त हो गई थी। 2020 में भारत ने बहुत कुछ देखा। शुरुआत में सीए प्रोटेस्ट, फिर कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ और अब चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट। बहुत सी चीज़ें हमने देखी, बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, बहुत से लोगों को अपने मूल स्थान पे लौटना पड़ा और कई बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पे 2020 ने बहुत ही चोट पहुंचाई है। हमारी अर्थव्यवस्था अब कब पटरी पे लौटेगी, बजट आने वाला है, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, चीज़ें कब ठीक होंगी, इसके बारे में बात करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि लॉकडाउन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को कितना और कैसा नुकसान हुआ है? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2020 में एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो गई और पूरे दुनिया की भी ध्वस्त। तो भारत उससे अछूता नहीं है। और आपने देखा होगा जो पहले का रिजल्ट आया था उस क्वार्टर का, जिस समय ये लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो 24% नीचे चला गया था जीडीपी। अब उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो उस समय पूरा मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गया, पूरा सर्विसेज सेक्टर ठप हो गया। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात थी, एसेंशियल को छोड़ दिया जाए, वो भी ठप पड़ गया। तो सब कुछ तबाह हो गया था। तो भारत पे बहुत जबरदस्त असर पड़ा। उसी बीच में आप देखिए कि आत्मनिर्भर भारत का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके बाद से थोड़ी बहुत बढ़ोतरी शुरू हुई है। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ा है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गया है, रोजगार भी थोड़े बढ़ गए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जिस तरह से एफडीआई वगैरह में और अभी जो बजट आने वाला उसमें जो निर्णय लेगी, तो उससे बहुत कुछ प्राप्त वापस कर लिया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे आना, इसका दौड़ना, इसमें काफी समय लगेगा। सर, आज़ादी से अब तक हमें हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। सरकार का कहना है कि 2021 बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार धंधे को चलाना। अगर धंधा भी चलता है तो उसके साथ रोजगार आना चाहिए। और रोजगार की ऐतिहासिक चुनौती पड़ गई है क्योंकि बेरोजगारी का दर बहुत ऊपर है। दूसरी बात कि बैंकों से जो सस्ते दरों पे लोन या इस तरह की व्यवस्था सरकार ने करवाई लॉकडाउन के वजह के समय, उससे जो इन्वेस्टर है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो उद्योगपति हैं, उनको वो लाभ लें और अपने धंधे को चलाएं, ये एक बड़ी चुनौती है। कितना हुआ है अभी कहना मुश्किल है, कुछ कुछ डाटा आए हैं, लेकिन उतना कहेंगे कि बहुत संतोषजनक है या बहुत पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कह सकते। सब लोग भी अपना जो है अपना फिंगर क्रॉस करके रखे हुए हैं कि थोड़ा इंतजार किया जाए, उसके बाद उद्योग धंधे में लगा जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि जो सरकार की नीति अभी रही है कि रिफॉर्म्स जो है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जितना ज्यादा तेजी से हो सके वो किया जाए। और इसकी पूरी जो कहानी है या पूरा जो इसके ऊपर से पर्दा हटना है, वो जो बजट आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें जरूर दिखेगा। सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, बुनियादी सुविधाओं के ऊपर है। सरकार का जोर प्राइवेटाइजेशन पे है, स्टेक सेल पे है और लोगों को इन्वॉल्व करने के ऊपर है। तो ऐसा, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म भी है, विपक्ष कह रहा है कि सब कुछ बेच रहे हैं। तो लेकिन सरकार कहती है कि अभी भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ जाएगा, बन जाएगा। भारत की बढ़ोतरी जो है ग्रीन शूट्स या फिर कहे कि जल्दी जल्दी होगा। भारत तीव्र ढंग से वी शेप में भारत का जो विकास बाधित हुआ है वो बढ़ेगा। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात ये है कि
बजट में देखने लायक चीज होगी कि सरकार रेलवे को लेके, एविएशन को लेकर, रोड सेक्टर को लेकर, नौकरियों रोजगार को लेकर और क्या-क्या जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको लेकर और क्या-क्या करती है, उसके लक्ष्य बढ़ाए जाएंगे, स्टेक सेल होगा, बहुत सारा की चीजें हो रही हैं। और क्या मेरे ख्याल से तो मैं समझता हूं कि इस बार का बजट बहुत इनोवेटिव होगा, उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि वो बेचने की बात लगातार विपक्ष कहता है। ये देखने लायक चीजें होगी कि सरकार की क्या स्ट्रेटजी है। सरकार की स्ट्रेटजी जैसे अपने हमने देखा कि जो किसानों की बात है, तो किसान के किसानी को लेकर जो सरकार ने जो ये 3 कानून बनाए हैं, उस पे मैं कहूँगा कि बातचीत तो ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी भी अड़ी हुई है कि भई उनका उनको लगता है कि किसानी का या ग्रामीण भारत का इसी से उत्थान हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ेगा, उद्योगपति आएँगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी और क्या कहते हैं इसके अलावा पूरे देश में सामान बिक सकेगा किसानों का और अपने हिसाब से बेचेंगे। वो भी एक बुनियादी रिफॉर्म सरकार देख रही है, हालाँकि बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म है। तो इस तरह के कई फैसले सरकार पहले कर रही है, लेबर कोड में भी देखिए कई तरह के फैसले हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि लेबर को पूरा माने उसको रेगुलेट किया जाए और लेबर रिफॉर्म्स किए जाएँ और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर आपको हमें भी देखना ये भी पड़ेगा कि जो बैंकों को लेकर के सरकार की क्या नीति है, क्या पता ये जो बात पहले से ही चल रही है कि एक बैड बैंक बनाया जाए, फिर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेक सेल किया जाए और 4 बड़े बैंक बने। ये जो बुनियादी चीज से आमूल-चूल परिवर्तन की ओर दर सरकार लगता है देखना चाहती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि अ, अभी की स्थिति में एक भारत के लिए मौका है। हमने डिफेंस क्षेत्र में बहुत सारा रिफॉर्म्स देखा है और अभी एक तेजस का देखिए इंडिजिनस प्रोडक्शन का एक करार भी 50,000 करोड़ का किया भी गया है। भारत वैक्सीन के एक्सपोर्ट की भी सोच रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट की भी सोच रहा है। तो ये सारी चीजें आगे की ओर देखते हुए सरकार प्रयास कर रही है। कितना सफल होगी ये देखने लायक चीज होगी, इस पर लगातार चर्चा करता रहना पड़ेगा। सर, ये तो बात हो गई बड़े पैमाने की। आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके सरकार काम करेगी। लेकिन सर, ग्राउंड लेवल पे कितना काम होना चाहिए? जैसा कि हमने देखा है लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है, बहुत से माइग्रेंट बच्चे अपने मूल स्थानों को लौटे हैं तो उनका स्कूल छूट गया है। अगर केवल मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूटा था, जिनमें से केवल 80,000 बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया है। तो ये जो ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे कितना काम होना चाहिए, इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आम लोग जो प्रभावित हुए हैं, खास तौर से निम्न वर्ग के लोग, गाँव के लोग, वंचित लोग, उनके उनमें बेरोजगारी भी बढ़ी है, उनके लिए आमदनी की भारी संकट है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि लॉकडाउन लगभग पूरी तरह से खुल गया है और जो माइग्रेंट वापस आए थे, वो लगभग वापस अपने स्थानों पे पहुंच चुके हैं। ये बात है नंबर 1। तो उससे जो उनकी आमदनी है, आय है, अगर वो फैक्ट्रियां बढ़िया से चलती हैं, सर्विसेज सेक्टर में अभी बहुत भारी चुनौती है, अभी उतना बहुत अच्छा नहीं बढ़ा है। तो उसके ओर सरकार को जो है सर्विस सेक्टर को कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। मिडिल क्लास जो बहुत प्रभावित हुआ है, हो सकता है कि उनको और इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि हमने देखा था पहले कि जो जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन एक हद तक, एक स्तर तक सरकार ने अपने ऊपर लिया था। फिर मोरेटोरियम भी लगा था कर्ज अदायगी पे और उससे भी राहत 2 करोड़ तक को मिली थी। अभी उद्योगों को भी कुछ और राहत दी जा सकती है जिसका स्पेकुलेशन है। और रोजगारी को लेकर मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री वाला या मालिक किसी को रोजगार देता है, ज्यादा से ज्यादा लेबर इंटेंसिव में रोजगार देता है, तो शायद फैक्ट्री मालिकों को भी कुछ राहत दी जाए, कुछ इंसेंटिव दिया जाए। सरकार ने कोई कर्ज माफी नहीं की पूरे लॉकडाउन में। सरकार ने
क्रेडिट की व्यवस्था जरूर आसान शर्तों पे कराई, मॉरेटोरियम भी किया और उससे कुछ निश्चित रूप से राहत मिली। फिर हमने देखा है कि रियल एस्टेट में चाहे बैंक्रप्सी को लेकर हो, बहुत सारी फैसले इधर किए जाते रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुझे जो लगता है कि बजट में बहुत सारे ताबड़तोड़ एकाएक मतलब बहुत बड़े-बड़े फैसले होंगे, उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। लेकिन सरकार को अगर जो असाधारण संकट है उसको उसके ऊपर पार पाना है और पटरी पे लाके अर्थव्यवस्था को उसको दौड़ाना है, तो सरकार शायद यही समझती है कि उसके पास यही रास्ता है कि बहुत सारे ताबड़तोड़ बड़े स्तर पर फैसला किया जाए, रोजगार सृजन करने वाले फैक्ट्रियों को, मालिकों को उनको इंसेंटिव दिया जाए, लोग जो काम करते हैं, कामगार हैं, मिडिल क्लास है, उसको फायदा दिया जाए। इस तरह के चीजें हमको आने वाले बजट में दिखेगी और बजट में जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम लोग करते हैं, चाहे वो रेलवे में करें, चाहे एविएशन में करें, चाहे रियल एस्टेट में करें, रोड में करें, वो तो आम आदमी जो नीचे वाला रहता है वही लोग करता है। तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और उस एक तरह का काम धंधा जब चालू होता है तो उसके साथ ही 25 तरह के काम धंधे चालू हो जाते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट या ट्रिकल डाउन इफेक्ट या एंसिलरी इफेक्ट। तो उससे चीजें बढ़ेंगी, देखने लायक चीज होगा। मैं अभी कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि हर लोग मांग कर रहे हैं कि उनको राहत दिया जाए और सरकार ने, अब आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो मुफ्त के अनाज देने के अलावा जो एक बड़े स्तर पर डायरेक्ट मदद करने की जो बात होती है वो माफी के रूप में कभी नहीं किया, कंसेशन के रूप में किया, रियायत के रूप में किया। वो पैसा शायद बचाया गया और अब सरकार ने कहा भी था, निर्मला सीतारमण ने कहा भी था कि हम असेसमेंट करेंगे कि कितना डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से हम जो जिसको आप बूस्टर कहते हैं, जिसको आप इंसेंटिव कहते हैं, जिसको आप पैकेज कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, वो हम करेंगे। तो शायद उसका वक्त आ गया है इस बजट में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सर, बजट हमने समझ लिया है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या-क्या करना चाहिए सरकार को देश को पटरी में लाने के लिए, वो तो आपने बता दिया। लेकिन एक चीज़ जो आपसे समझना चाहेंगे वो ये है कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो सीएए का प्रोटेस्ट हो या फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, तो ये जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, दंगे होते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे, उसके बारे में हमें बताइए? देखिए, किसी भी देश में अगर अ, अव्यवस्था होगी, विरोध होंगे उससे पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। चाहे आवागमन में पड़े प्रभाव, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पड़े। हमने पंजाब में देखा ट्रेनें बहुत दिन तक नहीं चल रही थी और जब सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो दिल्ली जाम किया गया था। तो प्रभाव तो उसका पड़ता है, चाहे वो रोजगार पे पड़े, उत्पादन पे पड़े, हर तरह का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि किसानों का दिल्ली के बॉर्डर पर जमावड़ा तो जरूर है, लेकिन किसानों के आंदोलन का पंजाब हरियाणा से ज्यादा थोड़ा-थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले ले। इसके अलावे कोई व्यापक प्रभाव जिसको कहें कि जो आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन आदि आदि पे फैक्ट्री बंद होने, ये ऐसी चीजें अभी वो दिखाई नहीं पड़ी हैं। तो हम कहेंगे कि लॉकडाउन में तो सब कुछ लॉक ही था। उससे पहले सीएए का मामला जब उसका थम गया था और अभी किसानों का मुद्दा है। तो उम्मीद करते हैं कि किसानों का मुद्दा भी लगभग सुलझ गया है। मेरे हिसाब से वो सुलझ गया है, थोड़ा इधर ऊपर-नीचे होता रहेगा। लेकिन अब इससे हालाँकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल ही सुलझ गया है, लेकिन सुलझने के रास्ते हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें बताई हैं। अभी फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो एक दो चीजों को लेकर है, मुझे लगता है सुलझ जाएगा। तो ऐसी कोई बात मुझे अभी देश में दिखाई नहीं पड़ रही है कि कहीं जहां पर व्यापक प्रोटेस्ट हो, विरोध हो या अव्यवस्था हो। तो शायद बजट जब आएगा उससे बहुत कुछ और पता लगेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए ये मैं बोलता हूं
कि जो बेरोजगारी का संकट है, धंधे का संकट है, आमदनी का, जीविकोपार्जन का संकट तो निश्चित रूप से देश में है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके लिए क्या उपाय निकालती है। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। सर 2020 में जो कुछ भी हुआ उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे भारी चोट पहुंची है। तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा हमें अपनी अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पे लाने के लिए? जी, देखिए अर्थव्यवस्था में इतना बर्बाद हो गया था और सिर्फ लॉकडाउन के बाद नहीं, लॉकडाउन से पहले भी कोई भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत तो थी नहीं। उसमें गड़बड़ियाँ थी, कमियाँ थी, बहुत कमियाँ थी। बेरोजगारी का दर बहुत ऊपर बढ़ा हुआ था, उद्योग धंधे, क्रेडिट, सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह सब जो पहले की ऊँचाई थी, वो नहीं थी। और लॉकडाउन से एक चीज़ हुआ कि अब कोई उम्मीद भी उस समय किसी को रही नहीं कि भई इसमें क्या बचेगा, क्या बढ़ेगा, कब बढ़ना चाहिए, कितना ग्रोथ होना चाहिए। वो एक वो हो गया क्या कहें कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा। तो अब जो कुछ भी बढ़ोतरी हो रही है, अब आप समझिए कि एक बर्बादी के बाद कुछ भी उपजता है, कुछ भी उगता है, कुछ भी बढ़ता है, तो वो सब देखा जाएगा कि अच्छा ही हो रहा है। और अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स देखने को मिले हैं। कई चीज़ों में चीज़ें दिखाई पड़ी हैं। अपने आपने अभी क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 के जो प्राइवेट कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, चाहे सरकारी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, उसमें रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। इसका असर आप शेयर मार्केट पे भी देख सकते हैं। तो चीजें बढ़ रही हैं। आपने सवाल पूछा है कि कब तक? तो मैं समझता हूँ मेरे अनुमान के हिसाब से क्वार्टर 2 जो है 2021 का मतलब जो अप्रैल से शुरू होगा, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 तक मतलब इस साल के दशहरे तक, दुर्गा पूजा, दिवाली तक मुझे लगता है कि चीजें बहुत हद तक ठीक होनी चाहिए। सर आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि बजट से क्या उम्मीदें हैं और भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त किस स्टेज पे है, आने वाले वक्त में क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से। अब सरकार क्या करती है देश को वापस से पटरी पे लाने के लिए, बच्चों को स्कूल किस तरीके से पहुंचाती है और लोगों को रोजगार किस तरीके से दिलाती है, ये तो हमें पता चलेगा बजट के आने के बाद। उम्मीद करते हैं 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पे लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।